हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लिटिल होप 3.0 पे फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बच्चों वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं इसको आज पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे और आप नोट्स बनाते हुए चलिए। और ये जब चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो आपको जो पीडीएफ है इस चैप्टर का और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो बच्चों, इससे पहले 3 वीडियो इस चैप्टर का और अपलोड ऑलरेडी हो चुका है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, ठीक है। आप पहले उन वीडियो को जाके देख लें और फिर इस वीडियो पे आए। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं या क्या होता है ये। देखो, अगर आप नाम को देखते हो इस टॉपिक के तो यहाँ पर लिखा हुआ है वियोजन, जिसे अपघटन या अपघटन अभिक्रिया। तो वियोजन का वैसे हिंदी में मतलब होता है कि तोड़ना। वियोजन का क्या मतलब होता है? तोड़ना। और अपघटन का भी वही मतलब होता है, तोड़ना, ठीक है। तो ये जो अभिक्रिया होगी इसमें कुछ तोड़ने वाली चीज यानी जो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, क्योंकि ये पूरा चैप्टर ही रासायनिक अभिक्रिया पर बेस्ड है। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होगी इसमें तोड़ने वाला कोई रासायनिक अभिक्रिया होगा, उसी अभिक्रिया के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और तभी इस चैप्टर बोल रहा हूँ मैं, ये जो टॉपिक है इसका नाम दिया गया है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया। तो हम एक क्रियाकलाप से स्टार्ट करते हैं कि क्रियाकलाप 1.5 में दिया हुआ है। पहला है, एक शुष्क क्वथन नली में 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लीजिए, ठीक है। और दूसरा है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। तीसरा है, क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म कीजिए जैसा चित्र 1.4 में दिखाया गया है। चौथा है, गर्म करने के पश्चात क्रिस्टल के रंग को देखिए। यह एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है। यह एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है कि पहले फेरस सल्फेट क्रिस्टल जो है उसको परख नली में रखकर गर्म किया गया है और फिर गंध सूंघने की सही विधि को बताया गया है। ये देखो, यहाँ पर ये बर्नर है, ये क्वथन नली और इसमें फेरस सल्फेट क्रिस्टल है, इसको गर्म किया गया है। क्वथन नली के खुले सिरे को अपने पड़ोसी या अपनी ओर ना करें, ठीक है, क्योंकि जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कई सारी गैस निकलती है जो विषैली या जहरीली गैस हो सकती है, तो इसलिए बोला जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, ठीक है। और ये गैस अगर आँख में चला जाए तो आपको भी हानि पहुंचा देती है। तो जब भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो हम कभी भी परखनली जो होती है उसको अपने फेस के सामने या किसी और के फेस के सामने नहीं करते हैं, बल्कि जो खाली जगह होता है उस एंगल में हम उस परखनली का मुंह रख देते हैं जिससे कि गैस निकल सके। गैस को धीमे से अपनी नाक की ओर मोड़ दीजिए। अब जैसे ऑब्जर्वेशन करना है तो हाथ से वो जो गैस निकल रहा उसको थोड़ा सा ले अपनी नाक की तरफ और आपको पता चल जाएगा कि उसका गंध कैसा है। यही ये जो एक्सपेरिमेंट है इसमें बताया गया है। आगे है कि क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग, ये जो फेरस सल्फेट होता है आप नोट करें, पूछ भी लेते 1 नंबर में, इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग होता है हरा रंग, ठीक है। इसका कौन सा रंग होता है? इसका हरा रंग होता है। तो बोला गया है कि क्या आपने ध्यान दिया कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। सल्फर के दहन से उत्पन्न उस अभिलाक्षणिक यानी विशिष्ट गंध को भी आप सूंघ सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 जब इसमें ऊष्मा दी गई यानी जब इसको गर्म किया गया, ठीक है, तो गर्म करने के बाद हमें फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3 मिला। ये कौन सा अभिक्रिया है? यही ये जो अभिक्रिया है ये वाला अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है। तो इसको आप ध्यान में रखें। तो जब FeSO4 यानी फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल था उसमें जब ऊष्मा दिया गया, ठीक है। अब देखो, क्रिस्टल क्या होता है? क्रिस्टल जो होता है ये एक ठोस पदार्थ होता है जिसमें पानी का कुछ पार्ट जो होता है वो मौजूद होता है, ठीक है। और क्रिस्टल जो होता है वो पत्थर जैसा होता है देखने में, तो उसे ही हम क्रिस्टल बोलते हैं। और बोला गया है कि फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है यानी FeSO4 का जो क्रिस्टल है, आप क्रिस्टल ना बोले फिर भी चलेगा लेकिन क्रिस्टल ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे बोला गया है जब फेरस सल्फेट यानी FeSO4 में ऊष्मा दी जाती है यानी इसको गर्म किया जाता है तो यह Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, आप नाम भी देखते चले कि पढ़ते किस तरीके से है, ठीक है। अब
यहाँ पर बोला गया है कि जब फेरस सल्फेट जो है उसमें ऊष्मा दिया गया तो वो कुछ उत्पाद में टूट गया, ठीक है। और वो उत्पाद क्या क्या है, आपको अभिकारक और उत्पाद तो पता ही होगा अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो, ठीक है। तो ये जो अभिकारक है ये उत्पाद में टूटा, और उत्पाद क्या क्या है, Fe2O3 यानी फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड। आप इसका नाम रखिए सल्फर ट्राईऑक्साइड, ठीक है। अब आगे देखें कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। अब देखिए इसमें क्या बोला गया, देखो संयोजन अभिक्रिया जो है, ये जो हमने संयोजन अभिक्रिया अपने पिछले वाले वीडियो में पढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया, ये बिल्कुल उलट है संयोजन अभिक्रिया के। संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, अगर आपको याद हो कि जो संयोजन अभिक्रिया था उसमें एक अभिकारक या एक मैं बोल रहा हूँ दो या दो से अभिकारक, दो या दो से ज्यादा अभिकारक जो थे वो अभिक्रिया करके आपस में और वो एक उत्पाद बना रहे थे। क्या बना रहे थे, संयोजन अभिक्रिया क्या था कि दो या दो से अधिक जो अभिकारक थे वो आपस में अभिक्रिया करके एक उत्पाद बना रहे थे, ठीक है। लेकिन वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में बिल्कुल उलट होता है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जब ये उत्पाद में टूटता है, उत्पाद में बदलता है, तो उत्पाद कोई एक नहीं होता है, उत्पाद दो या दो से अधिक होता है। कहने का मतलब ये है साधारणतः कि वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो होती है उसमें कोई भी एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, बदल जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट यानी FeSO4 ये एक अभिकारक है, ठीक है। लेकिन जब इसमें गर्मी दिया गया तो ये 3 उत्पाद में टूट गया। तो हम अभी देखे हैं और हमने सीखा है कि वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं। हमें पता है कि वियोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक अभिकारक अभिक्रिया करके दो या दो से अधिक उत्पाद में टूट जाता है, तो वही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है। और यहाँ भी तो वही हो रहा है। तो ये कौन से अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखो ना, जो अभिकारक है ये अभिकारक कितना है, दो तीन तो है नहीं, एक ही अभिकारक है। और इसमें जब ऊष्मा दिया गया तो एक रासायनिक अभिक्रिया हुई, और रासायनिक अभिक्रिया होती है तो हमें पता है उत्पाद भी मिलेगा। और उत्पाद जो यहाँ पर मिल रहा है आप देखोगे तो उत्पाद एक नहीं है, यहाँ पर तीन तीन उत्पाद है। मैं मिटा दूं एक बार इसको। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर तीन तीन उत्पाद है। देखो फेरिक ऑक्साइड एक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड एक हो गया और सल्फर ट्राईऑक्साइड एक हो गया। तो देखो एक अभिकारक तीन उत्पाद में टूट गया, तो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक वियोजन अभिक्रिया है, और ये वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। बिल्कुल ये छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा है। देखो एक अभिकारक टूटा और छोटे छोटे उत्पाद प्रदान कर रहा है, यह एक वियोजन अभिक्रिया है। बिल्कुल हमें पता चल चुका है कि वियोजन अभिक्रिया किसको कहते हैं, तो हम अब पहचान सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बोला गया है कि गर्म करने पर फेरस सल्फेट यानी FeSO4 0.7 या .7 H2O का क्रिस्टल जल त्याग देता है। मैंने पहले ही आपको बता दिया कि क्रिस्टल किसे कहते हैं। क्रिस्टल एक ठोस पत्थर जैसा पदार्थ होता है जिसमें पानी का कुछ न कुछ भाग होता है। अब यहाँ पर फेरस सल्फेट, क्योंकि क्रिस्टल की बात हुई है, फेरस सल्फेट की क्रिस्टल की बात हुई है, तो मतलब जो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है उसके साथ जल भी रहेगा। तो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल का जो फॉर्मूला होता है, आप इसको भी याद रख लें, ये होता है FeSO4 0.7 H2O, ठीक है। इसका जो क्रिस्टल होता है ये जल त्याग देता है। जो फेरस सल्फेट का क्रिस्टल है जब इसको गर्म किया जाता है तो ये जल त्याग देता है। जल क्यों त्याग देता है, क्योंकि भाई सिंपल तो है, जब गर्म किया जाएगा तो पानी तो भाप बन के उड़ेगा ही ना। तो जब फेरस सल्फेट है, फेरस सल्फेट का जो क्रिस्टल है, अब क्रिस्टल है तो पानी है। अब क्योंकि हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल को गर्म किया तो यहाँ पर 7H2O यानी जो पानी है वो तो
भाप बन के उड़ गया, तो बचा क्या, FeSO4। अब FeSO4 जब ऊष्मा यानी गर्मी के साथ अभिक्रिया और अभिक्रिया किया तो ये फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में बदल गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है और क्रिस्टल का जो रंग है वो बदल जाता है। अब ये जो क्रिस्टल था ये हरे रंग का था, अब ये इसका रंग बदल जाता है अभिक्रिया के बाद। इसके उपरांत यह फेरिक ऑक्साइड यानी Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 तथा सल्फर ट्राइऑक्साइड यानी SO3 में वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड ठोस है, ये जो Fe2O3 है ना ये ठोस है, ठीक है, जबकि SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और SO3 यानी सल्फर ट्राइऑक्साइड ये क्या है, ये गैसें हैं। तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखें इस अभिक्रिया में। और ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना NCERT के बुक में, आप इसको याद करते हुए चलो, ठीक है ना, क्योंकि ये सब क्वेश्चन समझो पूछा ही जाएगा। अब याद भी रखो, और याद रखने का तरीका जो है आप अपने आप को समझा समझा के याद करो, ठीक है, रटना नहीं है, समझाना है अपने आप को। और जो यहाँ पर जो घटना घट रही है उसको अपने आप को समझाना है, तो अपने आप आपको ये फॉर्मूला याद हो जाएगा। वीडियो देखें और फिर अपने आप को समझाएं, आपको तुरंत याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में होता है, जिससे घर को बनाया जाता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। पहला आप इसको नोट करो कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला क्या गया है, एक और एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पर, ये वियोजन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है, यानी अपघटन अभिक्रिया का ही एग्जाम्पल है कि कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या था, अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर देखा होगा तो आपको पता होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी जो पानी में घोला हुआ चूना था उसको दीवार पे सफ़ेदी कर दिया जाता है, उससे दीवार पर सफ़ेदी कर दिया जाता है और कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है, तो हमारे आसपास जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होता है वो 2 से 3 दिन में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर बनाता है जो चमकीला होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आप मेरे पिछले वीडियो को देखें, अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे दूंगा, ठीक है, तो आप जाके उसको देख लेना। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट जो है, जिसे चूना पत्थर कहते हैं, जब इसको गर्म किया जाता है यानी जब इसमें ऊष्मा दी जाती है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे बुझा हुआ चूना, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ गलत लिखा हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना होगा, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है वो बिना बुझा हुआ चूना होता है, तो ये गलत है, ठीक है, ये बिना डाल देना है इसके, ओके। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूना पत्थर में ऊष्मा दी जाती है यानी गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड यानी बिना बुझा हुआ चूना यानी CaO और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण होता है। अब ये कौन से अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, उदाहरण है, ये है वियोजन यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। कैसे, क्योंकि हमें पता है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूट जाता है उसको वियोजन अभिक्रिया कहते हैं या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो यहाँ पर अभिकारक एक है और ये 2 उत्पाद में टूट रहा है, मतलब ये एक वियोजन अभिक्रिया है या अपघटन अभिक्रिया है। और आप एक और बात को याद रखो कि जब भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होती है तो ये अभिक्रिया करवाने के लिए हमेशा इसमें ऊष्मा दिया जाता है, चाहे वो विद्युत हो सकता है, विद्युत द्वारा ये अभिक्रिया कराई जा रही हो यानी बिजली द्वारा, चाहे ऊष्मा द्वारा ये यानी जो आग से गर्म किया जाता है उसके द्वारा ये अभिक्रिया कराई जा रही हो, या प्रकाश ऊर्जा यानी सूरज के रोशनी द्वारा ये अभिक्रिया कराई जा रही हो। यानी कहने का साधारण मतलब ये है कि ये जो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगी कोई सी भी, उसमें हमेशा कोई ना कोई ऊष्मा यानी
ऊष्मा का कोई भी सोर्स हो सकता है, चाहे वो बिजली वाला ऊष्मा हो यानी विद्युत ऊष्मा हो, साधारण आग वाला ऊष्मा हो या सूर्य के प्रकाश का ऊष्मा हो, कोई ना कोई ऊष्मा चाहिए जब ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया घटित हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। देखो, जो भी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया होगी वो हमें पता है कि कोई से भी ऊष्मा के द्वारा ही होगी। वो कोई सा भी ऊष्मा हो सकता है, चाहे आग वाला ऊष्मा हो, विद्युत ऊष्मा हो या प्रकाशीय ऊष्मा हो, किसी न किसी ऊष्मा की वियोजन या अपघटन अभिक्रिया में ज़रूरत पड़ती है। तो बताया गया है कि ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब जो भी अभिक्रिया जिसमें, अब जरूरी नहीं है यही इसी अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाए, कोई और सा भी अभिक्रिया हो सकता है। तो इसमें बोला गया है कि वह कोई सी भी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती है और ऊष्मा के द्वारा उस अभिक्रिया को कराई जाती हो, उसको ऊष्मीय। अब ऊष्मीय यहाँ पर, क्योंकि अब एक बात नोट करो, देखो यहाँ पे क्योंकि ऊष्मीय वियोजन का नाम दिया गया है, इसलिए ये जो घटना होगी ये वियोजन अभिक्रिया में ही घटित होगी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। मतलब कोई सी भी वियोजन अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा दी जाती हो उसको कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं? ऊष्मीय वियोजन, यानी ऊष्मा के द्वारा वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, मतलब ऊष्मा के द्वारा जो टूटेगा उस अभिक्रिया को क्या नाम देंगे? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो आप इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये समझ ना आया हो तो कमेंट में बताना। अगर चाहो तो मैं आपको फिर से समझाता हूँ कि देखो, ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? हमें पता है वियोजन का क्या मतलब होता है। वियोजन का मतलब होता है कि टूटना। अब कोई सी भी अभिक्रिया जिसमें जो अभिकारक है वो अगर ऊष्मा के द्वारा टूटता है तो उस अभिक्रिया, और हमें पता है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है उसमें जो अभिकारक होता है वो 2 या 2 से अधिक उत्पाद में टूटेगा। ठीक है, और ये जो अभिकारक है वो किसकी मदद से टूट रहा है? ऊष्मा की मदद से टूट रहा है। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होती है, बस क्योंकि ये वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा हो रही है, इसलिए इस अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है कि ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण क्रियाकलाप 1.6 में दिया गया है। ठीक है, क्रियाकलाप 1.6 पहला है, एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण लीजिए। ठीक है, ले लिया। दूसरा है, चिमटे से क्वथन नली को पकड़कर ज्वाला के ऊपर रखकर इसे गर्म कीजिए, जैसा चित्र 1.5 में दिखाया गया है। और तीसरा है, आपने क्या देखा? यदि कोई परिवर्तन हुआ है तो उसे नोट कर लीजिए। मैं आपको पहले बता दूं, अगर ये अभिक्रिया अगर आपको देखना है तो आप सिंपली गूगल पे सर्च मार ले इस अभिक्रिया का नाम लेके, तो आपको ये अभिक्रिया हो रही है, इस अभिक्रिया का वीडियो आपको मिल जाएगा। तो आप उसको देख लेना अगर आपको देखना है कि किस तरीके से होता है, वरना साइंस लैब में तो ये कराया ही जाता है। ठीक है, करवा देते हैं वैसे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। चित्र वही दिया हुआ है कि लेड नाइट्रेट का तापन तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। परख नली होल्डर, ठीक है, क्वथन नली, लेड नाइट्रेट बर्नर। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आप देखेंगे कि भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है, यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 का धुआं है। यह अभिक्रिया इस प्रकार होती है। देखो यहाँ पर बोला गया है, पहले इस अभिक्रिया को देखो। आप इस अभिक्रिया को देखोगे तो आपको सीधा सीधा पता चल जाएगा कि ये वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया भी किस तरीके का वियोजन अभिक्रिया है? ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है, क्योंकि देखो ना यहाँ पे ताप दिया जा रहा है ना, कुछ ना कुछ ऊष्मा दी जा रही है ना, इसलिए इसे हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब देखो, लेड नाइट्रेट जिसको पढ़ेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस। देखो पढ़ने का तरीका देख लो। ठीक है, इसको पढ़ेंगे, लेड नाइट्रेट को हम पढ़ेंगे PbNO3 का होल ट्वाइस। ओके, जब लेड नाइट्रेट यानी PbNO3 का होल ट्वाइस में तापन दिया जाता है, यानी ताप दिया जाता है, तो यह है लेड ऑक्साइड यानी PbO
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी NO2 और ऑक्सीजन यानी O2 में टूट जाता है। ठीक है, तो साधारणतः जब हम इस अभिक्रिया को देखते हैं तो साफ साफ हमें पता चल रहा है कि भैया ये तो वियोजन अभिक्रिया है। और वियोजन अभिक्रिया भी कैसा है? तापीय वियोजन अभिक्रिया है। ठीक है, क्योंकि ये ताप से हो रहा है, जिसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो आप इस बात को खुद से भी थोड़ा थॉट लगा के बातों को समझें, अपना थोड़ा दिमाग लगाएं। दिमाग तो है वैसे आप लोगों के पास बहुत, थोड़ा उसका इस्तेमाल करते हुए आप चीज़ों को पकड़ते चलें। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आइए क्रियाकलाप 1.7 तथा 1.8 में दी गई कुछ अन्य अपघटन अभिक्रियाएं करें। कौन सी अभिक्रियाएं? अपघटन या वियोजन अभिक्रियाएं करें। ठीक है, कर लेंगे, बढ़ते हैं आगे। अब देखो, यहाँ पर जो पूरा क्रियाकलाप है, इसमें जो बातें हैं पहले मैं आपको वो बता दूं। किस क्रियाकलाप में बोला गया है कि पहले आप एक मग ले लीजिए, जो जग होता है उसको ले लें। ठीक है, उस जग में 2 छेद कर दें। उस 2 छेद में 2 इलेक्ट्रोड ले लें। ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड है। मैं इसको दिखा दूं, ये जो आपको दिख रहा है ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रोड ले लें और इस ये जो इलेक्ट्रोड है इसको, ये जो जग है इसके नीचे फिट कर दें। और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर से परखनली रखना है। परखनली कब रखना है? देखो, पहले ये इलेक्ट्रोड हमने लगा दिया, उसके बाद ये जो जग है इसके अंदर हम पानी भर देंगे। पानी इतना भरना है कि इलेक्ट्रोड जो है वो डूब जाए। ठीक है, उसके बाद इसके ऊपर हमने ये जो पानी है इसमें हमने सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों में से कोई एक मिला दिया, और ये जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर हमने परखनली को डाल दिया, बिल्कुल पैक कर दिया। अब ये जो 2 इलेक्ट्रोड है इससे हमने 6 वोल्ट की बैटरी को जोड़ दिया। अब अभिक्रिया देखते हैं किस तरीके का होगा। ये जो पानी है, पानी में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल इसलिए मिलाया गया है जिससे ये पानी जो है इसमें से बिजली जा सके। ठीक है, ये बिजली का चालक अच्छे से हो सके, अच्छा सुचालक बन सके ये बिजली का। ठीक है, अब जब हम 6 वोल्ट की बैटरी से इसमें बिजली देते हैं तो बिजली देने के दौरान क्या होता है, और बिजली यानी 6 वोल्ट का जो बैटरी है उसका जो खटका है उसको ऑन करके हम छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, जो भी टाइम है छोड़ देते हैं। तो क्या होता है, हम आधे घंटे बाद देखते हैं तो हमें पता चलता है जो परखनली है उसमें कुछ कुछ गैस बनता हुआ हमें दिखाई देगा, कुछ कुछ गैस बना रहेगा। ठीक है, अब ये गैस कौन सा है? ये गैस है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये गैस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या है? ये जो गैस है ये गैस होगा हाइड्रोजन यानी H2 और ऑक्सीजन यानी O2। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही क्यों होगा? क्योंकि हमें पता है पानी किससे बनता है। पानी बनता है जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, यानी जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो पानी बनता है। यानी जो पानी है वो किससे बना हुआ है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। तो जब इसका विद्युत अपघटन किया, मतलब बिजली के द्वारा हमने इसको तोड़ा, पानी को तोड़ा, तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला। तो हाइड्रोजन है वो ऐसे सिंपल फॉर्म में रह नहीं सकता, द्रव के फॉर्म में रह नहीं सकता साधारण तापमान पर, तो ये गैस बन के परखनली के ऊपर जमा हो जाता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखें, जो प्लस का टर्मिनल होता है, देखो बैटरी होता है उसमें 2 टर्मिनल होता है, एक माइनस का टर्मिनल और एक प्लस का टर्मिनल होता है। ठीक है, तो प्लस का जो टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है एनोड। उसको क्या बोला जाता है? एनोड बोला जाता है। ठीक है, और जो माइनस वाला टर्मिनल होता है उसको बोला जाता है कैथोड। तो हमेशा ऑक्सीजन गैस जो होता है वो किस पर जमा होता है? एनोड। एनोड वाला जो इलेक्ट्रोड है उस वाले परखनली में हमेशा ऑक्सीजन गैस जमा होगा, और कैथोड यानी माइनस वाले में हमेशा हाइड्रोजन गैस इकट्ठा होगा। ठीक है, और दोनों गैस का जो लेवल होगा वो बिल्कुल अलग अलग होगा। ठीक है, अब अलग अलग क्यों होगा? देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हमें ज़्यादा दिख रहा है और ऑक्सीजन गैस हमें कम दिख रहा है, क्योंकि हमें पता है पानी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O। ठीक है, H2O होता है, मतलब यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो 2 है तो ऑक्सीजन 1 है। कहने का मतलब ये है कि देखो यहाँ पर हाइड्रोजन का 2
परमाणु है और ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। यानी अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन 1 ही ग्राम होगा, और ऑक्सीजन अगर 5 ग्राम होगा, ठीक है, तो हमारा जो हाइड्रोजन होगा वो 10 ग्राम होगा, यानी डबल हो रहा है। तो यहाँ पर जो गैस होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वो बराबर नहीं होंगे। ऑक्सीजन के मुकाबले जो हाइड्रोजन होगा वो डबल होगा, यानी दुगना होगा, क्योंकि H2O देखो ना, साफ साफ दिख रहा है H2, यानी हाइड्रोजन का 2 परमाणु है, तो यहाँ पर पानी में सिर्फ ऑक्सीजन का 1 ही परमाणु है। तो आप ये समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया है कि क्रियाकलाप 1.8। पहला है चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए, ठीक है। और दूसरा है इसका रंग क्या है। तीसरा है इस चाइना डिश को थोड़ी देर के लिए, यानी इसे जो है चाइना डिश में रखिए और उसके बाद थोड़ी देर के लिए सूरज की रोशनी में छोड़ दीजिए। चौथा है थोड़ी देर के पश्चात सिल्वर क्लोराइड रंग को देखिए। अच्छा, देखते हैं। देखो चित्र में भी दिया हुआ है कि सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड यानी AgCl, सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AgCl, धूसर रंग का होकर सिल्वर धातु बनाता है। यानी जब सिल्वर क्लोराइड जो है, सिल्वर क्लोराइड ये पहले कैसे रंग का होता है, ये होता है सफ़ेद रंग का, ठीक है। लेकिन जब इसको सूर्य की रोशनी यानी जो सूर्य का प्रकाश है उसमें छोड़ देते हैं तो ये कैसा हो जाता है, भूरे रंग का हो जाता है। अब ये कैसे होता है वो देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है, आप देखेंगे कि सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन में वियोजन के कारण ऐसा होता है। अब जब हमने सिल्वर क्लोराइड को धूप में छोड़ दिया तो वो जो जिसका रंग सफ़ेद था वो भूरा क्यों हो गया। भूरा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो सिल्वर क्लोराइड है यानी AgCl, ये धूप में रहने के कारण Ag यानी सिल्वर और Cl2 यानी क्लोरीन में बदल जाता है, जिससे इसका रंग जो है वो भूरा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और, अब देखो ये जो उदाहरण है ये भी वियोजन अभिक्रिया यानी अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है। कैसे, देखो एक अभिकारक दो उत्पाद में टूट रहा है, और देखो यहाँ पर एक ऊष्मा का स्रोत भी है और ये सूर्य का प्रकाश है। मतलब ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया है, लेकिन प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया या ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। देखो विद्युत, अगर ऊष्मा किसी वियोजन अभिक्रिया में ऊष्मा दी जाती है तो उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। किसी वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया में विद्युत से अभिक्रिया पूरी कराई जाती है तो उसको विद्युत वियोजन या वैद्युत वियोजन कहते हैं, ठीक है। और अगर वियोजन या अपघटन अभिक्रिया प्रकाश द्वारा कराया जाता है तो उसे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। आप इस बात को ध्यान में रखें। अगला वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है कि सिल्वर ब्रोमाइड भी इसी प्रकार अभिक्रिया करता है। देखो सिल्वर ब्रोमाइड यानी AgBr, इसको जब सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये Ag यानी सिल्वर और Br2 यानी ब्रोमीन में बदल जाता है। ये भी वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखो आपको उदाहरण भी साथ साथ मिलता जा रहा है। अब देखो यहाँ पर जो कोई सा भी हम क्योंकि हमने देखा, देखो हमने ऊपर अपने पहले दूसरे वीडियो लेक्चर में पढ़ा है कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो हम जो भी हमेशा कोई सा भी हम समीकरण लिखेंगे, ठीक है, तो उस समीकरण को हमें बराबर करके ही दिखाना पड़ेगा, चाहे वो कोई सा भी समीकरण हो, ठीक है, उसको हमें बराबर करके ही दिखाना पड़ेगा। देखो यहाँ भी सब समीकरण को बराबर किया गया है। ये 2 Ag कोई फॉर्मूला नहीं है, Ag फॉर्मूला है जो होता है सिल्वर, लेकिन 2 लगा हुआ है क्यों, क्योंकि इसे संतुलित करना था। वैसे ही यहाँ हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखें। और अगर आपको समीकरण को संतुलित करना नहीं आता है तो आप मेरे पीछे के जो वीडियो लेक्चर है उसको देखें, या मैं फिर वो जो वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन है अपना, उसमें मैं आपको लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा कि ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। अब देखो ये श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या होता है। देखो पहले, अभी तो हमारे पास डिजिटल कैमरा आ गया है, लेकिन पहले ज़माने में एक तरीके का फोटोग्राफी चलता था जिसमें फ़ोटो क्लिक करके उसको एक केमिकल में डुबा देते थे, और वो केमिकल क्या होता था, ये होता था वो केमिकल, ये दोनों ये वो केमिकल होता था, ठीक है। और इस केमिकल को, ये जो फ़ोटो था उस केमिकल में डुबा के इसको क्या करते थे, सूखने के लिए छोड़ देते थे 1-2 घंटे के लिए, और धीरे धीरे हमारा जो फ़ोटो है वो बनने लगता था,
ठीक है। तो ये जो श्याम श्वेत फोटोग्राफी जो नाम दिया गया है, इसका मतलब होता है आज हम इसी को किस नाम से जानते हैं, आपको पता है? आज हम इसी को जानते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटो के नाम से। किस फोटो के नाम से जानते हैं? ब्लैक एंड वाइट फोटो के नाम से। तो श्याम श्वेत फोटोग्राफी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अगर आपको देखना है कि ये क्या होता है तो आप YouTube पे सर्च मारोगे तो आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, तो वहां से एक बार देख लेना, आपको सकता है तो, ठीक है, आपको पता चल जाएगा। किस अभिक्रिया की ऊर्जा के कारण यह वियोजन अभिक्रिया होती है? अब देखो, किस ऊर्जा के कारण ये वियोजन अभिक्रिया हुई है? तो सूर्य के प्रकाश के कारण, यानी प्रकाश ऊर्जा के कारण। तो ये जो वियोजन अभिक्रिया होगा इसको हम बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, क्योंकि ये वियोजन अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा हो रही है। अगर आप सिंपल सोचे तो सोच से ही आपको पता चल जाता है कि इसका नाम किस तरीके से पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि हमने देखा कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रिया में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। अब देखो, हमने वियोजन अभिक्रिया पढ़ा, तो हर वियोजन अभिक्रिया में उसको चाहे ऊष्मा चाहिए था, चाहे प्रकाश चाहिए था, या विद्युत ऊर्जा चाहिए था। तीनों में से कोई ना कोई एक चाहिए था, जब ही वियोजन या अपघटन अभिक्रिया संपन्न हो रही थी। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा अवशोषित हो, कहने का मतलब ये है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा को दी जाए, यानी जिसमें ऊर्जा को देना पड़े, जिसमें प्रकाश को देना पड़े, या फिर आग से उसको गर्म किया जाए, या फिर उसमें विद्युत ऊर्जा दी जाए। ऐसा कोई भी अभिक्रिया हो सकता है जिसमें ऊर्जा को दी जाए, ठीक है, उस अभिक्रिया को बोलते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। और यहाँ पे बताया गया है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है। अब देखो, कोई अभिक्रिया है जिसमें ऊर्जा की जरूरत है, वो ऊर्जा ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा कोई भी हो सकती है, तो हमें ऊर्जा तो देना ही पड़ेगा ना उस अभिक्रिया को संपन्न कराने के लिए। मतलब वो जो अभिक्रिया है वो ऊर्जा को अवशोषित कर रहा है, मतलब अपने अंदर सोख रहा है वो ऊर्जा को। तो इसी चीज से इसका नाम पड़ा है कि जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी ऊर्जा को दिया जाता है, उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी यानी ऊष्मा को सोखने वाला अभिक्रिया, ठीक है, उसे ही ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। और जितना भी ये अभिक्रिया था वियोजन अभिक्रिया का, वो सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया जो भी था ना, वो सभी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्यों? क्योंकि हम जब अभिक्रिया करा रहे थे तो हम साफ साफ देख रहे थे, क्योंकि हमें उसमें कोई ना कोई ऊष्मा, प्रकाश ऊर्जा या विद्युत ऊर्जा को देना पड़ रहा था। यानी ये जो अभिक्रिया है ये वियोजन या अपघटन अभिक्रिया तो है ही है, लेकिन ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया भी है, या हम इसको बोल सकते हैं ऊष्मा शोषी वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो इस नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं। और बच्चों, आज के लिए तो बस इतना ही। वियोजन या अपघटन का जो हमारा लेक्चर था वो पूरा हो चुका है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा विस्थापन अभिक्रिया के ऊपर। ये भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको देखेंगे। उससे पहले आप एक काम करना, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप इसको एक बार खुद से पूरा करना, ठीक है। अगर ना हो तो कमेंट में बताना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद ये क्रियाकलाप दिया हुआ है, ये कोई खास क्रियाकलाप है नहीं। तो बच्चों, आज का बस टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। तो आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जम के प्रैक्टिस करें, और इसको लिख कर भी प्रैक्टिस करें। फॉर्मूला जैसे आप जैसे खुद को समझा के जैसे आपने फॉर्मूला समझ लिया, ठीक है, तो एक बार इसको कॉपी पर लिख भी ले, जिससे आपको एकदम पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।